दुनिया भर में तबाही मचा रहे कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.5 नया वेरिएंट की तुलना वैक्सीनेटेड लोगों और कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ये दावा नई रिसर्च में किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में बताया 38 देशों में XBB.1.5 वेरिएंट के मामले मिले, जिनमें अमेरिका में 82% कोरोना केसों के लिए केवल एक वेरिएंट जिम्मेदार। वहीं ब्रिटेन के 8%, डेनमार्क के 2% कोरोना केस एक वेरिएंट की देन। स्टडी के मुताबिक इस वेरिएंट के उन लोगों को भी संक्रमित करने की अधिक संभावना है जिन्हें टीका लगाया जा चुका या जिन्हें जल्द कोविड-19 हो चुका। INSS-CoG के 3 दिन पहले जारी हुए डेटा के मुताबिक भारत में अब कोविड के XBB.1.5 के कुल 26 मामले पाए गए। ये वेरिएंट अब तक 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मिल चुका है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड मामले में भारी उछाल के पीछे XBB.1.5 जिम्मेदार। इस विषय पर आज हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह से कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में बातचीत की। चाइना में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर अपने हिंदुस्तान में भी दिखाई देने लगा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस अपने हिंदुस्तान में ये जो वेव है इसका कहीं कोई असर नहीं हुआ। सरकार ने इस समय हम लोगों के यहाँ टीकाकरण फिर से शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल से फिर से टीकाकरण की शुरुआत कर दी है। आज इस विषय पर बात करने के लिए लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, जिनसे हम कोविड के विषय में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्या लग रहा है कि आपको अपने हिंदुस्तान में क्या ये जो वेव है ये आने की कुछ संभावना है? नहीं, देखिए, ये जो वेव है जो चाइना में एक आई है वो हिंदुस्तान में आने की बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि भारत में ऑलरेडी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव से बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन किया। हमारी जो वैक्सीन बनी उसकी भी जो एफिकेसी थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो एक तरह से हिंदुस्तान में भारतीयों में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है और अब नई वेव तो आने की कोई संभावना नहीं है। कुछ केसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि जो वैक्सीन होती है उसकी अपनी इम्यूनिटी, कहते हैं कि वैक्सीन जो है इम्यूनिटी जो है वो 7 to 8 months 7 to 9 months तक रहती है। उसके बाद इम्यूनिटी थोड़ी सी लोगों की कम होती है। जिन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है उनकी भी इम्यूनिटी जो है आफ्टर फ्यू मंथ्स डिक्रीज़ होती है। लेकिन मोर एंड लेस सब भारतीय सारे लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। और गवर्नमेंट जो आपने बोला कि वैक्सीन ड्राइव कर रही है, वैक्सीन ड्राइव इसीलिए कर रही है क्योंकि जिन लोगों में शायद इन्फेक्शन ना हुआ, केवल जो वैक्सीनेशन के वजह से जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी थी उनमें फिर से प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक नई वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज की ड्राइव स्टार्ट की है। जिनको 2 डोज लग चुकी है, क्या ज़रूरी है कि वो तीसरी जो हमारी वैक्सीनेशन है उसको लें? मैंने आपको अभी जैसे बताया ना कि वैक्सीनेशन के बाद भी जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है वो जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं 7 months to 9 months वेरी करती हैं। तो 9 months के बाद जो है वो प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी, हमारे जो एंटीबॉडी टाइटर हैं वो थोड़े से कम होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग बूस्टर डोज लगवा लें। स्पेशली जो ज़्यादा ससेप्टेबल पर्सनस हैं उन लोगों को तो बिल्कुल ही लगवाना चाहिए। जैसे जो लोग जैसे डायबिटिक हैं या गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको होने की संभावना और ज़्यादा रहती है। उनको बेसिकली एक तो बीमारी होने की संभावनाएं रहती हैं क्योंकि जैसे डायबिटीज़ है वो उन लोग, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। जिन लोगों को COPD है, जिन लोगों को लंग की अन्य डिजीज़ हैं, उन लोगों को। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अपनी इम्यूनिटी वगैरह को मजबूत करने के लिए हम लोगों को क्या ऐसे उपाय करने चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए तो सबसे अच्छा उपाय जो है वो ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग है, क्योंकि हमारे ऐसे स्टडीज़ हैं कि जब भी हम लोग वॉक या जॉग या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो T सेल प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटी जो है प्रतिरोधक क्षमता के लिए बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग को विटामिन D या सन का एक्सपोजर होना चाहिए। हम लोग ने ये देखा है कि जिन लोगों ने भी विटामिन D का लेवल एडिक्वेट था उन लोगों में सीरियस डिजीज़ नहीं हुई है। तो विटामिन D, एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, न्यूट्रिशियस फूड लें और विटामिन D का लेवल जो है एडुकेट रखें। इससे आप कभी भी किसी प्रकार स्पेशली कोविड की गंभीर बीमारी से प्रिवेंट हो सकता है। विटामिन D के मुख्य सोर्स सूरज की रोशनी के अलावा खान पान में क्या हो सकता है?
प्राइमरली तो जो है विटामिन डी सूरज की रोशनी से बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरे कपड़े पहन के सूरज की रोशनी में रहेंगे तो विटामिन डी बनेगा। स्पेशली हमारी बॉडी के सरफेस पे जितना ज़्यादा सन का एक्सपोजर हो सके उतना अच्छा है। हम अगर पैंट शर्ट पहन के अगर धूप में रहेंगे तो केवल हमारे फेस पे एक्सपोजर होगा, वो एडिक्वेट नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस पे सन का एक्सपोजर हो, ये इंपॉर्टेंट है। मास्क का क्या लगता है कि मास्क लगाकर ही रहना चाहिए? अगर आप कैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, हाई रिस्क जगहों पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो मास्क लगा के रहना उचित रहेगा। तो ये थे डॉक्टर विक्रम सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि जिन लोगों को हाई रिस्क जैसी बीमारियां हैं उनको अपना कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। अपने खान पान पे ध्यान दें, अपनी ऐसी चीज़ों पे ध्यान दें जिनसे अपनी इम्यूनिटी मजबूत हो, ताकि हम कोविड जैसी इस बीमारी से लड़ सकें।